साहब, एक सवाल मेरे मन में है, लेकिन उसके पहले एक आर्टिकल में आज पढ़ रहा था वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, और दुनिया के बड़े जाने माने सेलिब्रेटेड कॉलमनिस्ट जिनका नाम है टॉमस फ्रिडमैन। और टॉमस फ्रिडमैन ने अपना जो लिखा है वो बहुत ही अलार्मिंग है। उनका आखिरी पैराग्राफ में पढ़ देता हूं। उनका कहना है कि आई हैव नेवर रिटन अ कॉलम दिस अर्जेंट before because I have never been more worried about how this situation could spin out of control in ways that could damage Israel irreparably, damage US interests irreparably, damage Palestinian interests irreparably, threaten Jews everywhere, and destabilize the whole world. I beg Biden to tell Israelis this immediately, for their sake, for America's sake, for the sake of Palestinian, and for the sake of the world. यानी टॉमस फ्रिडमैन का हालात ये कुछ कहना ऐसे ही जी हालात कुछ ऐसे ही हैं, बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है। और ये है कि इजराइल जो है, इस समय जो गवर्नमेंट बनी है वो गवर्नमेंट ही टेलर मेड है। उसका मतलब ही ये है कि वो पूरी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को एनेक्स करना, यही नहीं बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम जनता को भी एनेक्स कर लेंगे। और फिर इसके मतलब ये है कि उनको लगता है कि हम थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, पता नहीं कौन से सिटीजन हो जाएंगे, और लेबर की तरह हमको यूज किया जाएगा। और ये इनका प्लान ही यही था। और फिर दूसरा प्लान जो था कि वो यहाँ पे जो ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की, इनको इनसे निपटने की भी ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये, लेकिन बीच में जो एक इंसिडेंट हमास ने कर दिया वो एक अलग हो गया, तो सारी चीजें दूसरी तरफ चली गई, और जिसकी वजह से ईरान फौरन इजराइल ने अब अपनी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है। और मुझे मेरी समझ में ये आता है कि ये अगर फैल गई जंग तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। कोई चाहे या ना चाहे सबको कूदना पड़ जाएगा। ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्षेत्र को, इसमें इन्फ्लुएंस चाइना का भी बहुत बढ़ गया है। रशिया ऑलरेडी सीरिया में भी है, इराक में भी उसका इन्फ्लुएंस बहुत है, ईरान में भी बहुत है। फिर उसके अलावा ये फैक्टर अल्जीरिया और उसके अंदर लीबिया के अंदर भी एक फैक्टर बना हुआ है, सूडान में भी एक फैक्टर बना हुआ है। फिर यही नहीं बल्कि चाइड, नाइजर, माली, कैमरून, उस जगह पे भी जहाँ पे फ्रेंच जो पुरानी कॉलोनियल पावर थी, जहाँ पे फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, वहां भी उनका इन्फ्लुएंस नजर आता है। रशिया भले ही सिकुड़ गया हो, उसके पास पैसे ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजीज उनके पास बहुत है, और उसका इन्फ्लुएंस अफ्रो एशियन की कंट्रीज में काफी है, नजर आता है। और यही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका में भी जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट बन रही है उसकी वजह से वहां पे भी उनकी प्रेजेंस होती है। अमेरिका इस वक्त उसको लगता है कि उसका जो वर्चस्व है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। उसको रोकने के लिए मेरी समझ में आता है कि उनके पास एक ही माध्यम होता है, वार। और वो वही जिस तरीके की वार्निंग कौशिक साहब आप भी बता रहे थे, और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और फिर उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने दी हैं, वो बहुत सीरियसली उसको लेना चाहिए। बिल्कुल। नरेश कौशिक की एक और पैराग्राफ में पढ़ के सुना देता हूं टॉमस फ्रिडमैन के इस आर्टिकल का। वो लिखते हैं, अदरवाइज व्हाट बिगैन एज अ हमास ऑनस्लॉट अगेंस्ट इजराइल has the potential to trigger a Middle East war with every great power and regional powers having a hand in it, which would make it very difficult to stop once it started. जी, ये सच में जो है चेतावनी गंभीर है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस समय जो हालात हैं उसमें इसको अगर कोई गंभीरता से जिसे लेना चाहिए और जो ले सकता है और जिसके लेने से फर्क पड़ेगा वो है इजराइल। इजराइल में इस समय एक तरफ तो बहुत गुस्से का माहौल है कि आप को हमास ने जो किया उसको आपको हमास से बदला लेना चाहिए और हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए कि वो फिर से ऐसी जुर्रत ना करे या फिर से वो इस तरह का हमला इजराइल पर ना हो। लेकिन स्वयं इजराइल के अंदर इस समय सरकार बहुत ही अलोकप्रिय हो गई है। अभी एक नया ओपिनियन पोल वहां आया है, जनमत सर्वेक्षण आया है, जिसके हिसाब से नेतन्याहू की सरकार को सिर्फ 28% से भी कम जनता का समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि 2/3 से ज्यादा इजरायली लोग भी अपनी इस सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा
बहुत वहां पर इस समय सरकार पर दबाव है कि आप पहले अपने जो होस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं इजरायली, उनको आप वापस लीजिए। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अभी तक इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया। हालांकि रात में कुछ लोग गए थे, कुछ सैनिक गए थे और कुछ वहां हम उन्होंने हमला किया ग्राउंड लेवल पर, लेकिन वो वापस आ गए। ये ग्राउंड इन्वेजन अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इसके ऊपर से तो कहते हैं हम अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर जो इजराइल में राजनीति चल रही है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन पर दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा कमर साहब ने जो जो बात कही कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से भी अगर हम इसे देखें, तो अभी कुछ देर पहले यूरोपियन यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आपको इस समय एक पॉज देना चाहिए इजराइल को। उन्होंने कहा है कि आप जो हैं, इजराइल और गाजा दोनों का, हालांकि इस समय हमले तो ज्यादा तो इस समय हमास के पहले वाले हमले के जवाब में इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, तो ये इशारा इजराइल की तरफ ही है कि आप एक छोटा सा ही सही एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज जरूर दीजिए, जिसके दो कारण है। एक तो जो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी हो गया है, वो उस पर थोड़ा सा आप निजात पाएं। और अब आप देखिए 10 लाख से ज्यादा गाजा के लोग, यानी आधी आबादी की, वो जो है डिस्प्लेस हो गई है, वो बेघर हो गए हैं। इजराइल में भी हुआ है। इजराइल में 2 लाख इजरायली, और इजराइल में 2 लाख लोगों का बेघर होना बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये इजराइल की सरकार का अपना कहना है। और उसकी वजह क्या है? ये लड़ाई है। ये 7 अक्टूबर के बाद के हमले के बाद से हुआ है। उन्होंने गाजा के पास के अपने जो एरियाज हैं उनको खाली कराया है, और उन्होंने लेबनान के पास के काफी सारे 3 किलोमीटर तक के एरियाज को खाली कराया है। अब ये लोग जो हैं, एक वो टेंट सिटी इजराइल के अंदर बनाने की बात चल रही है। अब आप ये सोचिए, इजरायली लोग जो कि फिलिस्तीनी भूमि पर जो हैं, ऑक्यूपाइड लैंड में आप रिसेटलमेंट कर रहे हैं, अब वो टेंट सिटी में रहेंगे। तो ये इजराइल के लोगों के लिए ये इसको जज्ब करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी है। तो इजराइल में लोग बेघर हुए हैं, और यहां पर गाजा में तो बेघर हुए ही हैं। और इसके अलावा जो उनके लिए चिंता की बात है और खतरे की बात है, वो ये है कि इस समय इजराइल के ही कहने से उत्तरी गाजा के लोग दक्षिणी गाजा में गए, और दक्षिण गाजा में भी इजराइल हमले कर रहा है। और उनका ये कहना है कि हम जो हैं सिर्फ हमास के सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि हमास ने अपने वहां पर सैनिक उपकरण छिपाए हुए हैं, हथियार छिपाए हुए हैं, हम उन पर हमला कर रहे हैं। आप उस एरिया से दूर रहें जहां इन लोगों ने ये छिपाए हुए। लेकिन आम नागरिक को क्या पता कहां छिपाए हुए हैं? वहां पर हमास के सैनिक अगर छिपे हुए हैं, सैनिकों के वहां पर सिविल ड्रेस में अगर छिपे हुए हैं तो अलग बात है। तो असल में ये स्थिति है। दूसरी बात जो आपने कही ईरान की, असल में ये भी कमर आगा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान के अपने हित में नहीं है कि वो इस समय कोई ऐसी लड़ाई छेड़े। क्योंकि अगर आप देखें, ईरान में अभी भी वो जो है जनरेशन बाकी है, हालांकि वो अब लोग बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने 1983 की ईरान इराक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसमें बहुत बड़ा जख्म ईरान को लगा था। और वो जो ईरान की जो लड़ाई थी, आपको कमर आगा साहब उसकी पुष्टि करेंगे कि इराक ने ईरान पर हमला किया था, और वो भी पश्चिमी देशों के भड़काने पर किया था, और ईरान को काफी नुकसान हुआ था। और उसी के बाद में सद्दाम हुसैन इतना चढ़ गए थे कि उनको लगा कि अब तो वो बहुत ही जो हैं अविजयी हो गए हैं, और अब तो वो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने फिर कुवैत पर कब्जा किया था, और उसके बाद जो लड़ाई हुई पश्चिमी देशों के साथ, और अमेरिका को फिर हमला करना पड़ा इराक पर, ये हम जानते हैं। तो इस तरह का ये खतरा तो है, क्योंकि कोई भी छोटी सी चिंगारी, जैसा कि मैंने पहले कहा, या छोटी सी जो है एक स्कर्मिश जो है, एक बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय ये ना तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, क्योंकि उन्हीं के
तो यानी जो जिसे कहते हैं रणभूमि तो मिडिल ईस्ट ही रहेगा ना। जी जो जी अभी कुछ समय पहले हम कह रहे थे, आज से कुछ महीने पहले तक, कि जो तीसरा विश्व युद्ध अगर अब हुआ तो फिर से यूरोप में ही होगा, क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो वही बात दोहराने लगे। लेकिन इसके बाद में, इस हमले के बाद में जो हमास ने जो किया है इजराइल पर, उसके बाद से फिर ये बात दोहराई जा रही है कि अगला विश्व युद्ध अगर होता है तो मिडिल ईस्ट में ही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।